तो आज हम लोग शुरू करेंगे टेम्परेचर एंड थर्मोमेट्री। ठीक है, यानी कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सेक्शन शुरू हो रहा है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो है इसमें आएगा तुम्हारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, और हीट और थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें हम लोग को कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम लोग लिखे हैं, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा बेसिक डेफिनेशन जाने के बाद यानी कि बेसिक्स ऑफ हीट जानेंगे, यानी हल्का सा डेफिनेशन जानेंगे बेसिक्स ऑफ हीट के बारे में। उसके बाद फिर हम लोग को टेम्परेचर के बारे में जानकारी होगा, टेम्परेचर पढ़ेंगे, फिर थर्मोमेट्री पढ़ेंगे। थर्मोमेट्री का मतलब क्या भी मेजरमेंट करेंगे टेम्परेचर का। क्या करेंगे? मेजरमेंट करेंगे टेम्परेचर का। डिफरेंट थर्मोमीटर्स बनाएंगे, उसके बाद उसका प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे और अलग अलग रेंज के लिए कौन कौन सा फॉर्मूला है, कैसे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं, ये सब हम लोग थर्मोमेट्री में देखेंगे। ठीक है ना, यानी कि मेजरमेंट्स ऑफ टेम्परेचर। उसके बाद अगर हम हीट के बेसिक्स को जान लिए हैं, उसके बाद अगर टेम्परेचर को जान लिए हैं, तो हम लोग फिर हीट में क्या पढ़ेंगे? कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, कैलोरीमेट्री पढ़ेंगे, जिसमें आप लोग सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, यानी कि किसी भी वस्तु को हीट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करना या उसके फेज को चेंज करना। ठीक है, सॉलिड से लिक्विड में, लिक्विड से गैस में, ये सब चीज सीखोगे किसमें? कैलोरीमेट्री में। इसमें हम लोग फिर हीट को मेजर करेंगे या फिर निकालेंगे लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट, है ना। मिक्सिंग करेंगे आइस को वाटर को, या वाटर को वेपर को, या आइस को वेपर को, इस तरह से हम लोग इसका कैलोरीमेट्री उसमें पढ़ेंगे। उसके बाद फिर हमारा एक टॉपिक आएगा जिसका नाम है हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग? हीट ट्रांसफर में जो 3 बेसिक्स मोड्स होता है। सबसे पहला मोड्स का नाम है कंडक्शन, दूसरा मोड्स का नाम है कन्वेक्शन, तीसरा मोड का नाम है रेडिएशन। ये पूरा वास्ट टॉपिक वाला जाता है इंजीनियरिंग के लिए, इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या इंजीनियरिंग एस्पेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो कंडक्शन और रेडिएशन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। कन्वेक्शन बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कन्वेक्शन जो है कंप्लीट एक्सपेरिमेंटल बेस्ड हो जाता है, यानी कि कंप्लीट एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड हो जाता है आपका वो हीट ट्रांसफर का फिनोमेना। ठीक है, तो हम लोग कंडक्शन और रेडिएशन के बारे में देखने वाले हैं। ठीक है, किसमें भाई? हीट ट्रांसफर में। उसके बाद और क्या देखने वाले हैं? इसके बाद देखने वाले हैं हम लोग थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ, जीरोथ लॉ, सेकंड लॉ, ठीक है, फिर हीट इंजन, फिर रेफ्रिजरेटर, फिर हीट पंप, डिफरेंट थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, ये सब हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में देखेंगे। और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक आएगा आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। हम बोल सकते हैं दोनों में, थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में क्या दो तरह का अप्रोच होता है। एक मैक्रोस्कोपिक, यानी कि बड़े लेवल पे किसी चीज को देखते हैं, और एक हम लोग माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। ठीक है ना, यानी कि माइन्यूट लेवल पे, एकदम एटॉमिक लेवल पे जाकर के किसी चीजों का स्टडी करते हैं। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स आपका क्लासिकल है जो माइक्रो लेवल पे, यानी कि बड़े स्तर पे, मैक्रो स्केल पे देखा जाता है। ठीक है ना, मैक्रो स्केल पे स्टडी किया जाता है। लेकिन अगर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस की बात करें तो एक एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल की थिंग्स है, ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है। इसको हम लोग स्टैटिस्टिकल, अगर आगे आप लोग पढ़ेंगे, रिसर्च करेंगे, तो यहाँ पे इसको स्टैटिस्टिकल बोल सकते हैं। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स, वही थर्मोडायनेमिक्स में इसको कंसीडर कर सकते हो, है ना। यानी हम लोग इसमें मॉलिक्यूलर लेवल की चर्चा करेंगे, किसमें? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में। ठीक है, और यहाँ पे आकर के ये पूरा आपका सिलेबस हो जाएगा कंप्लीट। तो हम यूं कहें कि मेरा कम से कम 22 से 24 लेक्चर इसमें लगता है पढ़ाने में पूरा। ठीक है, अब चूंकि हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाने में ऑब्वियसली अगर क्लासरूम में ऑफलाइन मोड में पढ़ाते हैं तो 1.5 घंटे का क्लास होता है, पौने 2 घंटे का क्लास होता है। और ऑनलाइन अगर मोड पढ़ाएंगे तो उतना ज्यादा लंबा क्लास ले नहीं सकते हैं ना, बहुत ज्यादा तो 1 घंटे का। क्योंकि अगर आप लोग ऑनलाइन देखिएगा और 1.5 घंटे का लेक्चर होगा तो पता नहीं, बोर हो जाओगे, पूरा देख ही नहीं पाओगे। तो हम कोशिश करेंगे कि छोटा छोटा स्पैन में लेक्चर सब लें,
एक एक घंटे का एक मतलब कि मैक्सिमम 60 मिनट 65 मिनट का लेक्चर अगर लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो देख यही मेरा जो है पूरा लेक्चर का शेड्यूल होगा और इसी को मतलब कि 20-22 लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि ऑनलाइन में भी खत्म कर दूं। ठीक है, हाँ अब अलग बात है इसमें कि एक चीज कॉम्प्रोमाइज करेंगे हम लोग क्या कि क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन अलग से करना होगा, क्योंकि इस सेशन में हम लोग नहीं कर सकते हैं क्वेश्चन साथ साथ। ठीक है, तो क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेशन अलग से करेंगे। तो ये है शेड्यूल और अब हम लोग शुरू करते हैं टेम्परेचर एंड थर्मोमेट्री के बारे में। जैसा कि मैं लिखा हूँ एकदम जैसे लिखा हूँ उस तरह से चलेंगे हम लोग। तो हम लोग सबसे पहले बेसिक्स पढ़ने वाले हैं हीट्स का, और हीट का बेसिक पढ़ने के बाद हम लोग फिर टेम्परेचर और थर्मोमेट्री में आएंगे, फिर उसको मेजरमेंट करेंगे। तो हम यूं बोले कि 2 क्लास यहाँ लेंगे, ठीक है ना, 1 क्लास यहाँ लेंगे, 1 क्लास और 2 क्लास 3 क्लास यहाँ लेंगे, है ना। अब नोमेनकल से अगर देखा जाए तो और ज्यादा रहेगा, नहीं इसमें 1 क्लास और भी लग सकता है, 3 क्लास भी हो सकता है। थर्मोडायनामिक्स में कम से कम 6 से 8 क्लास रहेगा और काइनेटिक गैसेस में 4 क्लास रहेगा। तो 8 से 12 और 3 15 और 17 18 वैसे आ रहा है। न्यूमेरिकल्स लेकर के 22 से 24 हम लोग करते हैं। ठीक है, तभी न्यूमेरिकल्स 22 से 24 में हो जाएगा। चलो शुरू करें। चलिए तो हम लोग जो है कि चालू है। हाँ, तो हम लोग ऐसा बोले कि पहले बेसिक्स ऑफ हीट के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। मतलब क्या पहले देखेंगे, हीट का डेफिनेशन देखेंगे और उसके बाद फिर आगे हम जंप करेंगे टेम्परेचर। तो देखो क्या है कि हीट के बारे में आपको बताया जाता है कि इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। हीट एक तरीके से एनर्जी का फॉर्म है और हम बोल सकते हैं कि इट इज इन ट्रांजिट, इट इज इन ट्रांजिट मोड, ओके ना। हीट इज ट्रांजिट मोड ऑफ एनर्जी, यानी इसको हम लोग ट्रांजिट कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग कि हीट कैन बी transferred from one body to another body, one body to another body है ना, due to temperature difference, due to temperature difference। अगर एक बॉडी है, मान लो इसका टेम्परेचर T1 है, अगर एक बॉडी है इसका टेम्परेचर T2 है और अगर T1 बड़ा हो किससे, T2 से, हीट इसे इसमें ट्रांसफर होगा। यानी हीट जो है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर में ट्रांसफर होगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांजिट इन हीट, यानी कि हीट इन ट्रांजिट, सॉरी हीट इन ट्रांजिट। ठीक है ना, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। देखिए पहले क्या था कि पहले हीट को एनर्जी माना नहीं गया था, हीट को एनर्जी नहीं बोला गया। ठीक है ना, हीट एक ऐसा बस एक क्वांटिटी था जिसको हम किसी भी बॉडी का टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए यूज करते थे या फेज को चेंज करने के लिए यूज करते थे। फिर समझिए, हीट को पहले एनर्जी नहीं बोला गया था, हीट एक ऐसा क्वांटिटी था जो किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को क्या करता था, इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता था या फिर फेज चेंज करने के लिए यूज किया जाता था। समझ रहा है बात को। लेकिन फिर बाद में कैलोरी जो आया, फिर हीट और वर्क का इक्विवेलेंट आया, तब जाकर के हमको पता चला कि अच्छा हीट को हम एनर्जी बोल सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर हम उसकी चर्चा करेंगे जब हम तुम लोगों को हीट पढ़ाएंगे रियलिटी में, तब हम चर्चा करेंगे वर्क और हीट इक्विवेलेंट का। लेकिन अभी फिलहाल इतने जो काम करते हैं। तो देखिए, अगर मुझे हीट को अच्छे से जानना है तो मुझे टेम्परेचर को बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब तक टेम्परेचर के बारे में हमें आइडिया नहीं रहेगा तब तक हम ये नहीं बोल सकते हीट कहां से कहां तक ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, और ये जो हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है, ए बॉडी एट लो टेम्परेचर टू ए बॉडी एट हायर टेम्परेचर, ये जो हीट कन्वर्ट हो रहा है इसका इंटरनल एनर्जी जा रहा होगा। किसमें जा रहा होगा, इंटरनल एनर्जी में जा रहा होगा या फिर इसका कुछ वर्क हो रहा होगा। तो ये जनरली अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है, ध्यान रखना, अगर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हीट ट्रांसफर होता है तो ये हीट क्या करता है, इसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा या घटाएगा,
बढ़ाएगा, ठीक है ना, इसके इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। यह जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो दूसरे बॉडी के इंटरनल एनर्जी को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, ठीक है ना। ये बेसिक डेफिनेशन है। और जब भी हम हीट की चर्चा करेंगे तो टेम्परेचर तो आएगा ही आएगा, बिना टेम्परेचर का हम हीट की चर्चा नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगर ऐसे बात करें हम तो हीट का जो यूनिट है एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ हीट कितना है बताओ तो, एसआई यूनिट ऑफ हीट जो है वो जूल है। और ऐसे इसका यूनिट क्या है, कॉमर्शियल यूनिट, कॉमर्शियल की बात कर रहा हूं, कॉमर्शियल यूनिट जो हीट का वो कैलोरी है। और वो आपको पता होना चाहिए 1 कैलोरी जो होता है 4.7 ना, सॉरी 4.18 जूल के बराबर होता है, 4.18 या 4.2 जूल के बराबर होता है 1 कैलोरी। तो यहाँ पे हम 1 कैलोरी को भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मुझे हीट की बात करें तो कॉमर्शियल की अगर बात करें 1 कैलोरी ऑफ हीट को हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, है ना। लिख लेते हैं पहले कि 1 कैलोरी ऑफ हीट होता क्या, जो हम कॉमर्शियल यूनिट लिखे हैं ना जी, उसको हम लोग लिखते हैं 1 कैलोरी ऑफ हीट, है ना। इसको जल्दी से उतारा जाए। तो हम लोग 1 कैलोरी की बात कर रहे थे। 1 कैलोरी ऑफ हीट क्या होता है, 1 कैलोरी क्या होता है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड to increase the temperature of 1 gram of water at, है ना, 14.5 डिग्री सेंटीग्रेड टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड में लिख देता हूं क्या भाई, कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर, है ना, इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कहां से कहां तक 1 डिग्री बढ़ाना है, ऐसे नहीं 10 डिग्री से 11 डिग्री बढ़ा देंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा, 9 डिग्री से 10 डिग्री भी कर देंगे तो 1 डिग्री हो जाएगा। लेकिन स्पेशली डिफाइन किया गया है कितना, बताओ तो सर कितना डिग्री से कितना डिग्री तक, 14.5 डिग्री साढ़े 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री, और वी कैन से बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि मास ऑफ वाटर दिया हुआ कितना, 1 ग्राम, ओके। और स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर हम लोग चर्चा करेंगे, ये होता है 4.2, है ना, ये ध्यान रखना है ना, 4.2 ऐसे लिखते हैं हम लोग जूल में, तो ऐसे लिखते हैं 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन। और अगर ग्राम में लिखेंगे यहाँ पे तो 4.2, है ना, जूल पर ग्राम हो जाएगा, 4.2 जूल पर ग्राम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं Q बराबर मास ऑफ वाटर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा T। देखिए ध्यान से, मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन डेल्टा T, ये हम लोग फॉर्मूला पूरा अच्छे से पढ़ने वाले हैं हीट में, जब हम हीट पढ़ेंगे सेंसिबल और लेटेंट तक, ठीक है ना। ऐसे आप लोग समझ लीजिए m इंटू s इंटू डेल्टा T या m इंटू c इंटू डेल्टा T से स्पेसिफिक हीट का वैल्यू निकाला जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे मास में 1 ग्राम रखूं, अगर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर को मैं ग्राम के यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना, कितना यूज करूंगा, 4.2 जूल पर ग्राम इंटू में चेंज इन टेम्परेचर 15.5 माइनस 14.5, कितना आ जाएगा 4.2 जूल, है ना। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और डिग्री सेंटीग्रेड से पर डिग्री सेंटीग्रेड बताइए कितना ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड लिख सकते हो, पर केल्विन को पर डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा कैलोरी है, 1 कैलोरी। तो 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी आ गई, जल्दी देखो, 4.2 कितना जूल, है ना। ये 1 कैलोरी का डेफिनेशन है। फिर से सुनो, 1 कैलोरी का डेफिनेशन क्या है कि इट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ कितना ग्राम वाटर, 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी कहां से कहां तक, 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, कितना पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो Q का फॉर्मूला होता है m into C into डेल्टा T।
अब अभी मैं यहाँ पे केल्विन में लिखूं या सेंटीग्रेड में लिखूं, सेम आएगा। अभी जस्ट हम लोग देखने वाले हैं जब टेम्परेचर पढ़ेंगे ना, तो डिफरेंस में केल्विन में लिखे या सेंटीग्रेड में लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि देखो यहां से 4.2 किलो जूल पर केजी केल्विन लिखूं या 4.2 किलो जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड लिखे, बात दोनों क्या रहेगा, बराबर रहेगा। या फिर 4.2 जूल पर ग्राम, ऊपर से किलो खत्म, नीचे से किलो खत्म, ऊपर में जूल नीचे में ग्राम, ठीक है ना। तो 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर ग्राम पर डिग्री केल्विन। तो हम लोग को डिफरेंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो पर डिग्री सेंटीग्रेड क्यों रहे, पर डिग्री केल्विन करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 कैलोरी की वैल्यू कितनी आ गई, हीट की जगह पे 1 कैलोरी लिखेंगे, मास की जगह पे 1 ग्राम लिखेंगे, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना आएगा 4.2 जूल पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इधर में कितना से कितना घटाएंगे, चेंजिंग टेम्परेचर 15.5 में 14.5 घटाएंगे, कितना आएगा घट 1, कितना आएगा सीधे सीधे। ये 1 कैलोरी का आप डेफिनेशन बोल सकते हो, वैल्यू बोल सकते हो, जैसे भी आपको समझना है वैसे आप समझ सकते हो। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये है 1 कैलोरी का डेफिनेशन। ओके, जल्दी से फटाफट इसको नोट करिए। अब देखिए, हम लोग अभी तुमको बताने वाले हैं कि क्यों या कैसे हम हीट को एनर्जी बोल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोगों को अभी तक ये पता था कि अगर किसी भी बॉडी में हम हीट सप्लाई करेंगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, है ना। और अगर मान लो कि इसी कारण से फेज चेंज भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे हीट को एनर्जी से रिलेट करना है, समझना है, तो हम लोग कैसे समझ सकते हैं वो देखते हैं ना। हम लोग यहाँ पे डाल देंगे मैकेनिकल इक्विवेलेंस, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट। बहुत ही आसान है समझना, है ना, कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना है। मान लीजिए यार कि तुम एक ये ना पानी इसमें बीकर ले दो, इस बीकर में पानी भर दो इस तरीके से, और एक स्टीयरर इसमें डाल दीजिए आप इस तरीके से। मान लीजिए कि ये एक सपोर्ट है और इस सपोर्ट में यहाँ पे एक बेरिंग लगा हुआ है, ये बेरिंग है और इस बेरिंग से एक रॉड आ रहा है ये, और इस रॉड में एक ऐसा करके पंप लगा हुआ है इस तरह से, और यहाँ पे क्या है कि एक पुली है और पुली से ऐसे पुली से कनेक्टेड है ऐसे रस्सी, और रस्सी यहाँ से इस तरीके से, यहाँ भी एक पुली है और इसमें से ऐसे नीचे आना है, और आपने एक वेट को ऐसे लटका दिया है जिसका मास m है। तो ये नीचे क्या लगेगा इसमें, तो तीसरा m लगेगा ना, वेट लगेगा। अब सोचो कि जब ये वेट यहाँ से यहां तक आ गया है, कुछ हाइट नीचे आ गया है h, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh होगा ना। और जब ये वेट जो नीचे आ रहा होगा तो ये से घूम रहा होगा, बोलो है ना। अरे वो दही वगैरह नहीं होता है, ऐसे घूमता है, देखो ये ऐसा, ये देखो ऐसे खींचा रहता है पुलिस से, क्या हो रहा होगा ऐसे। अगर मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा होगा किस स्पीड ओमेगा से, कि नहीं। जब ये मास नीचे आ रहा होगा, ये पुलिस से घूम रहा होगा, धागा से खींचा करते पुलिस से घूमेगा ना, जब ये घूमेगा तो ये स्टीयरर है, स्टीयरर है। स्टीयरर मतलब स्टीयर करना, घुमाना कुछ चीज है ना। तो अपना एक काम करेंगे ना ऐसा कि मान लो एक बीकर में पानी रखा हुआ है और हाथ से पूरा ऐसे एकदम कर देंगे, है ना, पूरा एकदम हाथ से बहुत जोर से, तो क्या मैंने कुछ वर्क किया कि नहीं किया। और वो वर्क क्या करेगा, उस वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आपका टेम्परेचर वाटर का क्या हो जाएगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा ना। और बोलोगे सर ये तो महसूस नहीं होता, लेकिन अगर आप बहुत देर तक ऐसे से आप कर रहे हैं और अगर थर्मोमीटर उसमें डाला हुआ है तो ऑब्वियसली थोड़ा सा इंक्रीज होगा टेम्परेचर में। किसके टेम्परेचर में, वाटर के टेम्परेचर में, ठीक है ना। तो इन द सेम सेंस वी
कैन से कि जब ये मास हमारा नीचे आएगा कितना हाइट से, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी लॉस होगा नहीं होगा, कितना लॉस होगा, और ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगा, वर्क डन बाय स्टीयरर किस पे, ऑन वाटर। तो ये तो क्या बोल सकते हैं कि लॉस जो होगा इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू, यानी ये इक्वल होगा क्या चीज, वर्क डन बाय रोटर या स्टीयरर किस पे, ऑन वाटर। और जब ये जो हम जब वाटर को स्टीयर करेंगे ना कि द स्टीयरिंग ऑफ वाटर टेंड्स टू increase the temperature of water, तो we can say, हम लोग बोल सकते हैं we can say, सर जो हम लोग वर्णन कर रहे हैं इस वेट को, जब ये वेट नीचे आ रहा है जिसका एनर्जी जो है पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वर्क में, और ये क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है। ये जो वर्क हम कर रहे हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके है, हीट के बराबर है। ये हीट क्या चीज में कन्वर्ट, ये हीट क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। और हम क्या बोले थे कि हीट को हम लोग किस लिए यूज करते थे, टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए या किसी के भी फेज को क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, समझना है बात को। तो जब हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं तो हीट सप्लाई कर रहे हैं, और ये हीट आ कहां से रहा है, ये जो वर्क एनर्जी जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी यही नहीं कन्वर्ट हो रहा है एनर्जी हीट में। इससे पता चला अच्छा हीट भी एक तरीके से एक फॉर्म है, किसका फॉर्म है, एनर्जी का। और यहीं से पता चला था मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट से ही पता चला था कि हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, ठीक है ना। तो जब हम बोल सकते हैं कि जो वर्क डन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, हाइट में, हाइट हीट, ठीक है। तो हीट के प्रोपोर्शनल होगा। तो W बराबर इक्विवेलेंट J इनटू S लिखते हैं। J क्या है हमारा, यही मैकेनिकल इक्विवेलेंस है, मैकेनिकल इक्विवेलेंस है, ठीक है J। और हम लोग J को कितना बोल सकते हैं, बताओ तो फटाफट, W बटे H, यानी कि वर्क क्या है, जूल, और हीट क्या है, अभी बताए थे हीट क्या है, कैलोरी है, नहीं। तो यही हमारा इक्विवेलेंट निकला। अच्छा वर्क और हीट का एक दूसरे का इक्विवेलेंट है, तो ये इसलिए हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, व्हिच कैन बी सेंस्ड बाय टेम्परेचर। पक्का अगर हीट मेजर करना है तो टेम्परेचर तो हमें अच्छे से पता होना चाहिए। बिना टेम्परेचर के हम हीट के बारे में कुछ सोच नहीं सकते, हीट के बारे में कुछ हम डिस्कस नहीं कर सकते, हीट का कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते, समझना रे बात को। क्योंकि यहाँ भी अगर हीट निकला होगा तो पक्का टेम्परेचर चेंज हुआ होगा, कुछ डिग्री से नहीं, 1 डिग्री से, 2 डिग्री से, 1.5 डिग्री से। और इसका पानी कितना इसके अंदर रखा हुआ है ना, तो हम लोग उसको निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप उसको वर्क डन किसका प्रोपोर्शन होगा, हीट के, और वर्क बराबर क्या लिखेंगे, J इनटू H। J को क्या बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और उसका क्या नाम है, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, मैकेनिकल इक्विवेलेंस ऑफ हीट, है ना। और J की वैल्यू कितनी हो सकती है, W बटे H। तो इसका यूनिट क्या हो सकता है, जूल पर कैलोरी, है ना। तो हम वर्क को हीट में बदल सकते हैं, हीट को खाली हमें क्या चाहिए, मैकेनिकल इक्विवेलेंस चाहिए, क्या चाहिए, मैकेनिकल इक्विवेलेंस चाहिए, क्लियर है ना। चलिए तो बहुत अच्छी बात है ना। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि अच्छा हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं एक्चुअली में यही से उसके बारे में अच्छे से जानकारी पता लगती है। ओके चलो नोट डाउन जल्दी करिए। हाँ तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ हीट मैंने बोला था, जिसमें मैं हीट का डेफिनेशन बता दिया कि हीट होता क्या है, फिर देखा कि हीट का यूनिट क्या होता है, कैलोरी और जूल। कैलोरी को हम लोग लिखते कैसे, डिफाइन कैसे करते हैं, और फिर हमने ये भी बताया कि हीट को एनर्जी क्यों बोला गया, क्योंकि देखा आपने वर्क जो पोटेंशियल एनर्जी था वर्क में कन्वर्ट हुआ, और वही वर्क जाकर के फाइनली किस में कन्वर्ट हुआ, हीट में, है ना। इसलिए साफ साफ पता चल गया कि अच्छा हीट एक एनर्जी का ही दूसरा रूप है, क्लियर है ना। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं, क्योंकि हीट पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले चीज क्या पता होना चाहिए, टेम्परेचर के बारे में बहुत जरूरी जानकारी है ना। तो हम लोग टेम्परेचर के बारे में पढ़ते हैं। टेम्परेचर इसको वैसे जो जनरली लोग बोलते हैं क्या कि डिग्री ऑफ
हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस। डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी सब्सटेंस, यानी कि वो कितना हॉट है या कितना कोल्ड है, ये कितना डिग्री से ज्यादा गर्म है, कितना डिग्री से कम ठंडा है, मतलब कि इसको हम टेम्परेचर की बात करते हैं। लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो ये सही है। टेम्परेचर का मेन रीजन क्या है? टेम्परेचर है किसके कारण? ड्यू टू रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, ठीक है, ऑफ द सब्सटेंस। रैंडम मोशन बोले या वाइब्रेशंस बोले, मैं दोनों चीजें लिख देता हूं, ठीक है ना। यानी हम लोग क्या जानते हैं बाबू, एकदम ध्यान से समझना, ठीक है ना। टेम्परेचर का डेफिनेशन बहुत आसानी से समझना, ठीक है ना। मैं सिंपल इसको पढ़ा नहीं रहा, थोड़ा सा डिटेल में जाके इसको मैं पढ़ा रहा हूं। टेम्परेचर का मान लेंगे कोई हमारे पास एक सब्सटेंस है, मान लिया सॉलिड है, तो ये पार्टिकल्स होगा। देख सॉलिड में क्या होता है ना, पार्टिकल्स रिजिड होता है, पता है ना। सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होता है? रिजिडली अटैच्ड का, यानी इस पार्टिकल के बीच में फोर्स क्या होगा? स्ट्रांग होगा। इसके बीच में पार्टिकल्स क्या होगा? हाँ, इसके बीच यानी हर एक पार्टिकल्स के बीच में क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है ना। तो क्या ये रैंडम मोशन में है पार्टिकल्स? नहीं, इट इज नॉट इन रैंडम मोशन। तो फिर क्या होगा? ये वाइब्रेट कर रहा होगा, है ना। ये कैसा मोशन इसके पास होगा? वाइब्रेशनल होगा, यानी कि अपने जगह पे थोड़ा सा क्या कर रहा है? ऐसे वाइब्रेट कर रहा होगा सॉलिड के केस में। लेकिन अगर मैं लिक्विड की बात करूंगा तो लिक्विड में क्या करेगा? थोड़ा सा फ्री रहता है ना। अगर हम लिक्विड की बात करें, ये लिक्विड का दूर दूर रहेगा थोड़ा सा, ये लिक्विड है। और अगर गैस की बात करेंगे तो रैंडम एकदम, ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, इधर भाग रहा है, ये रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन। ये भी रैंडम मोशन है। तो किसी भी बॉडी का जो टेम्परेचर है एक्चुअली में वो है किसके कारण? ये जो जिस पार्टिकल से मिल करके जो बॉडी बना हुआ है, उस पार्टिकल का जो मोशन है, जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी या जो एनर्जी है वाइब्रेशनल एनर्जी, वही मेन कारण है किसी बॉडी के टेम्परेचर का होने का, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि माइक्रोस्कोपिकली, यानी कि अगर माइक्रोस्कोपिकली एकदम एटम लेवल पे जाके बात करें, एक मॉलिक्यूल्स लेवल पे बात करें, तो काइनेटिक जो गैस रिकॉर्डिंग जो किसी भी बॉडी का जो एनर्जी होता है उसके टेम्परेचर के कारण ही होता है, ठीक है ना। हम लोग बोल सकते हैं ना कि माइक्रोस्कोपिकली, हम यहाँ पे लिख रहे हैं ना कि माइक्रोस्कोपिकली, माइक्रोस्कोपिकली यानी कि अकॉर्डिंग टू कौन सा बताओ? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक, जो काइनेटिक एनर्जी जो होता है ना ऑफ मॉलिक्यूल्स का, काइनेटिक एनर्जी जो होता है मॉलिक्यूल्स का वो कितना होता है? 3/2 into k into t होता है, ठीक है ना। 3/2 into k into t होता है, ठीक है ना। और यही हमारा t जो है टेम्परेचर है, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। ये कैसा टेम्परेचर है? इट इज एब्सोल्यूट। फिर से ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कैसा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट है। तो जो किसी भी, सुनना फिर से ध्यान से, किसी भी बॉडी के पास जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो पार्टिकल्स हैं, उस पार्टिकल्स के रैंडम मोशन के कारण जो एनर्जी है, वो एनर्जी किसके कारण है? इस टेम्परेचर के कारण है, या उल्टा यही एनर्जी के कारण क्या है? टेम्परेचर है, ठीक है ना। और ये जो टेम्परेचर हम मेजर कर रहे हैं वो इस एनर्जी के वजह से ही हम मेजर कर रहे हैं। लेकिन ये कौन सा टेम्परेचर है? कौन सा टेम्परेचर है? एब्सोल्यूट, यानी एक्चुअल में किसी बॉडी का जो टेम्परेचर है रियलिटी में वही ये टी है ना। ये टी को बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, है ना। जो हम लोग मेजर क्या चीज में करते हैं? मेजर्ड इन केल्विन। मेजर्ड इन किस में होगा? केल्विन। प्लीज ध्यान रखेंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या चीज में मेजर किया जाता है?
केल्विन में। डिग्री सेंटीग्रेड क्या एक्चुअल टेम्परेचर है? नहीं, डिग्री सेंटीग्रेड एक्चुअल टेम्परेचर नहीं है। जब हम तुम लोगों को पढ़ाएंगे गैसेस के बारे में तो हम तुमको प्रूव करेंगे कि केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड -273 क्यों लिया गया, या केल्विन को एब्सोल्यूट क्यों बोला गया, डिग्री सेंटीग्रेड को एब्सोल्यूट क्यों नहीं बोला गया। ये मैं आपको दिखाऊंगा, पूरा फील करवा दूंगा, ठीक है ना, कि क्यों नहीं बोला गया। लेकिन अभी फिलहाल समझिए कि टेम्परेचर का जो डेफिनेशन हम लोग देते हैं, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, ये रिलेटिव डेफिनेशन नहीं है। किसी बॉडी के टेम्परेचर होने का या टेम्परेचर बॉडी के अंदर रहने का जो मेन कारण है क्या है? पार्टिकल का रैंडम मोशन या उसका वाइब्रेशन, और वही उसको टेम्परेचर को, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा मोशन होगा। सिंपल सी बात है, जितना कम टेम्परेचर होगा उतना कम मोशन होगा। अब सोचो आइस है, वाटर है, किसमें ज्यादा मॉलिक्यूल्स फ्री है? वाटर में। नहीं, अब गैसेस में और ज्यादा, वेपर में तो कौन ज्यादा टेम्परेचर करेगा? आइस की वाटर की वेपर? वेपर। उससे कम पे वाटर, उससे कम पे क्यों? कि आइस का मॉलिक्यूल उतना फ्री नहीं है, नहीं, तो उसके पास रैंडम मोशन कम है, उसके पास काइनेटिक एनर्जी वैल्यू क्या है? किसका? काइनेटिक पार्टिकल्स का, मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या है? कम है, इसलिए उसका टेम्परेचर भी क्या है? जितना टेम्परेचर उतना ज्यादा उसके पास एनर्जी। समझा रहे बात को कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो यही एक्चुअली में डेफिनेशन है ना। इसमें और हम लोग लिखते हैं तो सब मिटा देते हैं, चलिए उतारिए, मिटाते हैं ना सब, ठीक है। तो चलो हम लोग बात कर रहे थे कि काइनेटिक एनर्जी से ही टेम्परेचर का एक्चुअली में डेफिनेशन मिलता है ना। तो तुम लोग बोला था सर ये क्या है? के एक्चुअली में जानता है क्या है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। क्या है? हाँ, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से, डिटेल्स में काइनेटिक गैस में पढ़ेंगे। ऐसे इसकी वैल्यू होती है 1.38 into 10 to the power -23, ठीक है ना। अब देखो अगर के लिखूं तो इधर से भागा दूंगा तो क्या होगा? जूल पर केल्विन। होगा नहीं होगा? बताओ, होगा ना। अगर के की वैल्यू निकालें हम तो t से 10 भागा देंगे ना, तो काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या? जूल, और टेम्परेचर क्या चीज? केल्विन। डिग्री सेंटीग्रेड नहीं लेना है, प्लीज ध्यान रखें। जब भी हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर की चर्चा करेंगे तो कभी भी सेंटीग्रेड नहीं लेंगे, हमेशा क्या लेंगे? केल्विन लेंगे, ठीक है ना। इसको क्या? जूल पर केल्विन। ऐसा इसका आएगा कैसे? पहले आएगा पहले, अगर मैं इसको बोलूं तो इसको R/Na बोला जाता है। के की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? R/Na है ना। ये मॉलिक्यूल्स के लिए डिफाइन करता है। मैं मॉलिक्यूल्स के लिए निकालूंगा तुमको, मैं मोल्स के लिए बात करूंगा इसका है ना, तो मोल्स के लिए सिखाऊंगा निकालने के लिए, मॉलिक्यूल्स के लिए सिखाऊंगा निकालने के लिए। ऐसे आपकी एक वैल्यू आया कैसे होगा? तो R आप लोग नाम सुने हो? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.314 आप लोग सुने होंगे ना, है ना। हाँ, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है। ये बोलते हैं एवोगाड्रो नंबर, सुने ना मैं मोल पे मोल में। हाँ, जब इसको भागा देंगे तो ये वैल्यू आ जाता है, ठीक है ना। समझ रहे बात को? तो ये शायद होता है 8.31 ऐसा कुछ, 8.314 है ना, जूल पर केल्विन पर मोल है ना, ऐसा होता है। हाँ, और अपन ये क्या हो जाएगा? 6.0 ना, 2 अपने 10 के पावर 23 नहीं, जब इसको भागा देंगे आप तो यही आ जाएगा तुम्हारा 1.38 × 10 के पावर -23, ठीक है ना। चलिए, तो इसको जो है कि अभी तक हम लोग क्या पढ़े? टेम्परेचर के डेफिनेशन, ठीक है ना। अब बताओ मेरे कैसा यूनिट क्या है टेम्परेचर का? SI यूनिट क्या होता है टेम्परेचर का? SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जल्दी बताओ। यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या लिखोगे? केल्विन, है ना। सिंपल के होता है। और सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीग्रेड होता है। क्या होता है? सेंटीग्रेड होता है ना। सीजीएस यूनिट क्या होता है? सेंटीग्रेड। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो सेंटीग्रेड यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे बोलते हैं। केल्विन में डिग्री नहीं लगता, प्लीज ध्यान रखेंगे। केल्विन में डिग्री नहीं होता है। अगर किसी का भी एक्चुअल टेम्परेचर है तो क्या चीज में रखा जाएगा? डिग्री सेंटीग्रेड में कि केल्विन में? केल्विन। ओके, चलिए ये हो गया आपके टेम्परेचर का डेफिनेशन एंड टेम्परेचर का यूनिट्स। ओके, चलिए आगे बढ़े, मिटा दें। अब हम लोग जो है बात करते हैं टेम्परेचर स्केल की।
टेम्परेचर स्केल यानी कि एक्सप्रेसिंग टेम्परेचर इन डिफरेंट यूनिट। एक्सप्रेस करेंगे हम टेम्परेचर को डिफरेंट यूनिट्स में, ठीक है ना। तो हम लोग कौन कौन सा स्केल की बात करेंगे? सबसे पहला तो हम लोग सेंटीग्रेड स्केल की बात करेंगे, सेंटीग्रेड स्केल यानी डिग्री सेंटीग्रेड। फिर दूसरा क्या आप लोग पढ़े हो, फ़ारेनहाइट का नाम सुने हो, तो फ़ारेनहाइट स्केल पढ़ेंगे, डिग्री फ़ारेनहाइट। फिर बताइए केल्विन स्केल का नाम आप लोग सुने होंगे, यानी केल्विन में मेजर करेंगे। एक और आप लोग पढ़ सकते हो REU, है ना, REAU MER, है ना, ह्यूमन स्केल भी हम लोग पढ़ते हैं, यानी R, है ना, डिग्री R की बात करेंगे ना। तो ह्यूमन स्केल, 4 स्केल को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो इसमें हम लोग रेफरेंस पॉइंट क्या क्या लेंगे बाबू? इसको स्केल को बनाने के लिए रेफरेंस पॉइंट लिया जाता है। तो इसके लिए हम लोग 2 रेफरेंस पॉइंट ले रहे हैं। 2 रेफरेंस पॉइंट कौन कौन से ले रहे हैं? एक तो ले रहे हैं आइस पॉइंट ऑफ वाटर, और दूसरा ले रहे हैं, है ना, वेपर पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीज या बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को हम लोग डिस्कस करने के लिए 2 हम लोग जो है कि ले रहे हैं रेफरेंस पॉइंट। एक ले रहे हैं आइस पॉइंट और दूसरा कौन सा ले रहे हैं? वेपर पॉइंट ले रहे हैं, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको लिया जाए। देखिए ध्यान से, आप लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हम लोग 2 पॉइंट लेते हैं। ये इसको कौन सा पॉइंट बोलेंगे जल्दी बताइए? आइस पॉइंट बोलेंगे ना, आइस को कौन सा पॉइंट बोलेंगे? वेपर पॉइंट। तो सेल्सियस है पहला, सेल्सियस के लिए तो आइस पॉइंट कितना होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, ठीक है। आइस कितना होता है? आइस पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। और वेपर पॉइंट कितना होता है? ये सब चर्चा हम लोग कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। फिर से ध्यान रखेंगे कहां पे चर्चा हो रही है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। उसके बाद आएंगे हम लोग फ़ारेनहाइट में। तो कितना लेंगे? आइस पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लेंगे, ठीक है ना, फ़ारेनहाइट के लिए, ठीक है। और वेपर पॉइंट कितना लेंगे? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। किसके लिए? फ़ारेनहाइट के लिए ना। अगर हम केल्विन की बात करें, केल्विन स्केल की बात करेंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे कितना? -273.15 केल्विन, ठीक है। 0 डिग्री गड़बड़ी लिख रहा हूं मैं, 273 ना, 273 प्लस में, सॉरी 273 प्लस में, ठीक है ना। हाँ 273.15 केल्विन, है ना। यहाँ पे कितना लेंगे हम लोग? 373.15 केल्विन, ठीक है ना। ये किसके लिए लेंगे? वेपर पॉइंट, ठीक है। एक और बचा कौन सा? र्यूमर के लिए भी ले सकते हो तुम, है ना, REAU MER, है ना। र्यूमर स्केल की अगर बात करें तो इसके लिए आप आइस पॉइंट वही 0 डिग्री आर लोगे और इधर कितना लोगे? 80 डिग्री आर। वेपर पॉइंट कितना लोगे? 80 डिग्री आर लोगे। क्लियर है? ये चारों स्केल को आप इजीली ले सकते हो, यानी कि फिर से सुन लो, डिग्री सेंटीग्रेड के लिए 0 डिग्री 100 डिग्री, फ़ारेनहाइट के लिए 32 डिग्री 212 डिग्री, केल्विन के लिए 273.15 से 373.15, और उसके बाद र्यूमर के लिए 0 और 80, ठीक है ना। चलिए, तो ये हो गया हमारा डिफरेंट स्केल्स। इसको मिटाएं।
अब देखो इस स्केल से आपको कन्वर्ट करना है नहीं, तो मान लो देखो एक टेम्परेचर लिया अपने मन से है ना, और उसकी वैल्यू कुछ आई, कितने आई वैल्यू बताइए मेरे पास। सी डिग्री सेंटीग्रेड में कुछ आया, मान लो कि 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री, तो सी आया है ना। उसी का वैल्यू अगर फ़ारेनहाइट में लिए कितना आया बताओ मेरे को, एफ आया। अगर केल्विन में लिए कितना आया, के आया। और अगर हम सेम अगर इसमें लिए कितना आया, आर आया। ठीक है ना, यानी कि कोई भी टेम्परेचर हम मेजर किए एट एनी पॉइंट है ना, तो फॉर एनी टेम्परेचर स्केल आप लोग क्या बोल सकते हैं, रीडिंग ऑफ टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट और अपॉन वेपर पॉइंट और माइनस आइस पॉइंट। इसकी जो वैल्यू होगी, स्लोप जो होगी, हमेशा कांस्टेंट होगी। ये किसी भी टेम्परेचर के लिए और एनी टेम्परेचर के, एकदम याद रखना इसको तो मत भूलना। यानी ये जो है जरूरी नहीं है कि तुमको जो हम लिखे हैं ये 4 स्केल ऐसा ही क्वेश्चन आए, कुछ भी क्वेश्चन उठपटांग आ सकता है। तो अगर कुछ भी क्वेश्चन उठपटांग आ सकता है तो ये काम नहीं आएगा, काम ये आएगा। क्या आएगा, फिर से सुना बात को, क्या लिखे, रीडिंग ऑफ टेम्परेचर, चाहे किसी भी मेजर करो, डिग्री सेंटीग्रेड में मेजर करो, केल्विन में मेजर करो, फ़ारेनहाइट में मेजर करो, न्यूटन में मेजर करो, है ना, किसी भी मेजर करो। रीडिंग ऑफ टेम्परेचर माइनस क्या करोगे, आइस पॉइंट और बटे में और अपॉन, ये किसी के लिए भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहने वाला है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, है ना, जैसे देखिए, समझिए बात को, इसमें कितना रीडिंग है, सी है, वेरी गुड। और फिर आइस पॉइंट कितना है, 0 और अपॉन बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 और माइनस फिर इसकी वैल्यू मान लो कुछ आई, वही वैल्यू उसके लिए भी आएगी। किसके लिए, फ़ारेनहाइट के लिए। फ़ारेनहाइट के लिए कितना है रीडिंग, एफ माइनस कितना है, आइस पॉइंट 32 डिवाइडेड बाय वेपर पॉइंट माइनस फिर 32, केल्विन में कितना है, के माइनस कितना 273.15 डिवाइडेड बाय 373.15 माइनस 273 पॉइंट, जो वैल्यू है वही वैल्यू किसके लिए आएगी बताओ फटाफट, आर कितना आएगा, आर माइनस कितना, बटा में 80 माइनस, ये आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, किसी के लिए भी लिख सकते हो। ठीक है, इधर बिठा सकते हैं ना। तो देखिए, तो आप फटाफट इसको, ये हो गया एक स्केल से दूसरे स्केल में कन्वर्ट करने का रूल, है ना। देखो जरा से इसको फटाफट बताओ मेरे को, क्या देख रहा है यहाँ से, सी माइनस 0, सी बाय कितना, हाँ, एफ माइनस 32 बटा कितना 180 ना हो, और इज इक्वल टू के माइनस 15 डिवाइडेड बाय कितना, फिर से 100 और अपॉन आर डिवाइडेड बाय कितना 80। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। ये हमारा, अगर चाहे कैसे काट सकते हैं, और इसको 2 से भी काट सकते हो, कितना बताओ, ये मेरा 5, ये बताओ, ये 5 और ये 4, क्या लिख सकता है, सी बाय इक्वल टू एफ माइनस 32 बाय 9 इज इक्वल टू के माइनस 273.15 बाय कितना 5, आई इज इक्वल टू आर बाय 4। ये हमारा कोई भी स्केल में कन्वर्ट करने का एक तरीके से बताया तो रूल, समझा ना बात। डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, फ़ारेनहाइट को न्यूटन में, किसी में भी किसी को भी चेंज कर सकते हो। लेकिन हमारा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ध्यान उस पर नहीं दो, ध्यान वो इम्पोर्टेंट नहीं। इम्पोर्टेंट कौन है बताओ, ये इम्पोर्टेंट है ना। ये भूल गया तो नहीं, ये काम नहीं आएगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल्स में देता हूं, है ना। चल एक एग्जांपल्स में यहाँ पे देता हूँ, इसको लिख लिया तुम लोग, हाँ तो लिख लिया तो हम लोग एक एग्जांपल्स में ध्यान देते हैं। ठीक है, ध्यान देखेंगे, ये एकदम इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम नहीं भूलना है। ये एकदम इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा, इसको एकदम ना भूलें।
और एक एग्जांपल्स लीजिए, लिखिए। क्वेश्चन लिख रहे हैं? हाँ, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन ऐसा है कि इफ द आइस पॉइंट ऑफ एनी सब्सटेंस इज, if ice point of any substance is 25 degree centigrade, ice point of any substance is 25 degree centigrade and vapor point is 110 degree centigrade, 110 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना? एंड reading on a standard Celsius scale is, and reading on a standard centigrade scale is 40 degree centigrade. Reading on a standard Celsius scale is 40 degree. Then find the reading on new scale. बात पहले पढ़ी, हम क्या बोले? ये उतार लिया है ना सब? ये उतार लिया है ना आप लोग? हाँ, ये उतार लिया है ना? चलिए, तो बताइए मेरे को आप, ये मिटाते हैं। क्वेश्चन क्या बोले समझ में आया? क्वेश्चन क्या बोले समझ में आया? देखो क्वेश्चन समझो। हमने क्वेश्चन बोला एक स्टैंडर्ड सेल्सियस स्केल बनाओ। स्टैंडर्ड बनाओ तो स्टैंडर्ड बनाओ, कितना? 0 100। आइस स्टैंडर्ड कितना रीडिंग है? 40 डिग्री सेंटीग्रेड ना। दूसरा नया में इसका रीडिंग क्या होगा? लेकिन नए का रीडिंग के लिए बॉइलिंग पॉइंट कितना है और फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? बता दो इसका। आइस पॉइंट नहीं मतलब कितना डिग्री है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। और ये तो ये रीडिंग तुमसे पूछा है कि बताओ ये रीडिंग कितना होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएगा? तो कोई भी स्केल के लिए फॉर्मूला यही है ना, आया ना? तो क्या लगाएगा? बोलेगा सर इसका रीडिंग लिखिए। क्या ये रीडिंग कितना है? 40 और माइनस कितना? अब भागा बताइए। 100 माइनस बराबर, इसके लिए वही वैल्यू आएगा। इसके लिए रीडिंग कितना माने? C और माइनस कितना? 22 पॉइंट 25 और डिवाइडेड बाय वेपर पॉइंट कितना है? माइनस 25। बताइए फटाफट। 40/100 बराबर C माइनस 25 डिवाइडेड बाय कितना हो बताओ जल्दी से। 110 में 25 गया तो 110 में 25 गया कितना? 85। 17 दूनी 34। सी कितना? 34 प्लस 25 कितना आया? 5 और 9 और 3 2 5 कितना है बताइए तो? नए वाले स्केल को उसका रीडिंग कई डिग्री आएगा? 59 डिग्री आएगा। समझाए बात कि नहीं? स्टैंडर्ड उसका कितना रीडिंग था? तो हमने क्या किया? बॉइलिंग पॉइंट को ही बदल दिया और फ्रीजिंग पॉइंट ही बदल दिया। फ्रीजिंग पॉइंट 25 कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट कितना कर दिया? 110। कुछ भी कर सकता है किसी के साथ में। तो हमेशा काम कौन आ रहा है? दुनिया का कोई भी स्केल होगा यही लगेगा लागू। कौन सा? रीडिंग ऑफ टेम्परेचर माइनस आइस पॉइंट बटे में वेपर पॉइंट माइनस, ठीक है? चलिए उतार लीजिए। हाँ, तो हम लोग ये बोल रहे थे कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करता हूं तो C/5 को इक्वल टू F माइनस 32/9 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? बोलो भाई ना, हाँ लिख सकते हैं ना? तो C इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू ये तो हो गया बाप। यहां से एक चीज और क्या दर्शाता होता है? डेल्टा C बराबर 5/9 इंटू डायरेक्ट डेल्टा F लिख सकते हैं। अगर मान लें कि
सेंटीग्रेड में चेंज इन सेंटीग्रेड स्केल है। ये क्या है? चेंज इन सेंटीग्रेड स्केल है। ये क्या है? चेंज इन फ़ारेनहाइट स्केल। माने कि टेम्परेचर में अगर बोले कि 5 डिग्री का चेंज हुआ डिग्री सेंटीग्रेड में, सुन रहे बात को ना? सेंटीग्रेड में चेंज हो गया 10 से 15, तो कितना डिग्री चेंज हुआ? 5 डिग्री। उसको बताओ चेंज फ़ारेनहाइट में कितना हुआ। तुम गलती से 5 को मत बदल देना फ़ारेनहाइट में। फिर से ध्यान रखना, चेंज की बात मैं कर रहा हूँ। अगर सेल्सियस में चेंज 5 डिग्री का है तो फ़ारेनहाइट में कितना का चेंज होगा? तो ऐसे निकाल सकते हो, चेंज इन सेल्सियस इक्वल टू 5/9 टू चेंज इन फ़ारेनहाइट। बोला कैसे सर? तो बात इसमें कोई चेंज तो होगा नहीं कि होगा? इसे किस में चेंज होगा? एफ में डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना? ये किस में चेंज निकाल सकते हो आप? फ़ारेनहाइट में। अगर आगे और चर्चा करूं मैं तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं क्या कि सी को बराबर कर दो किसके, यानी सेल्सियस बराबर हो जाए किसके जी? फ़ारेनहाइट के। कितना आएगा? हाँ, -40 डिग्री सेंटीग्रेड बोले या -40 डिग्री फ़ारेनहाइट बोले, दोनों क्या होगा? सेम होगा, है ना? अब देखो तो इसकी चर्चा कर रहा हूँ। सॉरी, इसकी नहीं, पहले इसकी चर्चा कर लेते हैं। सेंटीग्रेड और किसका? केल्विन का। क्या लिखते हैं? 4 C एंड K अगर चर्चा करें डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन की चर्चा करें, C/5 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे इधर? ये माइनस 273.15 और डिवाइडेड बाय कितना? 5 से 5 कैंसिल। C इक्वल कितना आ गया? C इक्वल टू, हाँ ये ध्यान रखेंगे, C इक्वल टू K माइनस 273.15 और K इक्वल टू कितना? C प्लस 273.15 और यहाँ पे फिर से ध्यान रखें डेल्टा K किसके बराबर होगा? यानी जितना डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज होगा उतने डिग्री केल्विन में चेंज होगा। और अब मैं तुमको आता हूँ, याद करो वाटर का स्पेसिफिक बताया था ना, 4.2 जूल पर केजी पर केल्विन या 4.2 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड भी लिख दिया था। क्यों लिख दिया था? क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करें या केल्विन में चेंज करें, क्या आएगा बात? अगर 5 स्केल का चेंज हुआ सेंटीग्रेड में, केल्विन में कितना का चेंज होगा? 5 का ही होगा। बोलेगा कैसे सर? देख के बराबर कितना है? C प्लस 273। इसमें तो चेंज होगा नहीं, इसमें चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा, जितना चेंज इसमें होगा नहीं चेंज, ठीक है ना? ओके, तो इसलिए चेंज दोनों का क्या रहता है? सेम। क्लियर है? आया ना? चलिए तो तुम क्या बोला था? C एंड R का। C एंड R का देखो तो C/5 और R/4 लिखेगा ना, तो C इक्वल क्या लिखेगा? 5/4 इंटू R, खत्म बात। और यहाँ पे डायरेक्ट डेल्टा C किसके बराबर होगा? सॉरी यार, 5/4 इंटू चेंज इन सेंटीग्रेड किसके बराबर? 5/4 इंटू चेंज इन र्यूमर होगा ना जी। एक और कौन बचा? F और अब K और F बचा। तो देखो यार उतना तो आएगा नहीं, ये र्यूमर तो बहुत कम ही चांस है कि आएगा, र्यूमर नहीं के बराबर आता है। तो जल्दी से हम बात कर रहे हैं K और किसकी? F। तो K और F में निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं इधर? F माइनस 32 बराबर 9/5 इंटू K माइनस 273.15। यही याद रखिएगा। F माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5 K माइनस। तो अगर हम चेंज निकालना चाहें तो डेल्टा F किसके बराबर होगा? बताइए थोड़ा सा। 9/5 डेल्टा K। अच्छा कब K और F बराबर हो जाएगा? जब निकाल बताओ तो। K और F अगर मुझे बराबर करना हो तो K और F मुझे बराबर करनी है, ये मिटाएं सर, यहीं पे कर देते हैं।
अगर के और एफ को बराबर करना तो क्या करेंगे, के को इक्वल कर देंगे एफ को, कितना डिग्री पे आएगा, कितना केल्विन पे आएगा, रख दो के की जगह पर एफ रखते हैं, याद रखते हैं, रख के देखिए तो एफ माइनस 32 अब बटा 9 बराबर एफ माइनस 273.15 और बटे में 5। चलिए अब इधर मल्टीप्लाई करिए, इधर मल्टीप्लाई करिए, 5f माइनस 32 गुने 5 बराबर 9f माइनस 9 गुने, अब यहाँ पे मैं 0.5 को हटाना चाहूंगा, कोई जरूरत है क्या उसका 0.15 का, चल 5f 9f तो इसको इधर उसको इधर, तो ये कितना है माइनस 160 ना, माइनस 160 और इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, पता है जल्दी मल्टीप्लाई करके 9 के 27 के साथ आप में 2 और 9 से 63 तो 65, 65 के 5 6 और 9 में 18 6 24 और इधर ये 9f अब माइनस चला जाएगा उधर तो 5f, तो बताइए ये माइनस किसको घटाओ जरा सा जी, 2457 में से 160 घटाइए, 7 में से 0 गया 7 2297 और धारा कितना दीजिएगा, धारा कितना दीजिएगा एफ के लिए 4 से, अब बताइए कितना आया जरा, 2297 आ रहा है ना, चार 20 और 2 20 4 6 24 5 7 57 और ये 14 गलती है भागा दीजिए ना जी, रुक जाओ, 4 बचे 20 2 9 29 4 7 1 7 17 4 4 और 1 574.25 574.25 फ़ारेनहाइट बराबर है 574 सब किसके, केल्विन के ना, 574 पे केल्विन और फ़ारेनहाइट दोनों क्या होगा आपस में बराबर, ठीक है, ये हो गया केल्विन और फ़ारेनहाइट का। चलिए तो हम लोग जो है बहुत सारे स्केल्स को देख लिए हैं, ठीक है, अभी तक में